एक लड़की 6 साल की उम्र में अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे अपनी खूनी को, जिसने मुझे मारा है, उसे मुझे सजा देनी है और उससे मुझे बस 2 ही बातें करनी है और पूछना है कि तुमने मुझे बेवजह क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। घर वाले हैरान और परेशान रह जाते हैं। तभी ये लड़की उस खूनी को ढूंढ लेती है जो इसका खूनी होता है और उसके पास जाकर कहती है कि क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या तुम्हारे खेत की मैंने इतनी जगह ले ली थी? क्या तुम्हारे खेत में से मैंने इतना कुछ खा लिया था जो तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, जिसके निशान आज भी मेरी देह पर बने हुए हैं? वो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है जिस व्यक्ति से ये 6 साल की लड़की सवाल कर रही थी कि भाई मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मारा, ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो घबरा जाता है कि तुम पागल हो चुकी हो, किसकी बेटी हो और ऐसे आरोप मुझ पर क्यों लगा रही हो? मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मैंने तो आज तक अपने जीवन काल में किसी बच्चे पर भी हाथ नहीं उठाया और तुम क्या बात कर रही हो कि मैंने एक लड़की को मारा है, और ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुमने मुझे क्यों मारा और कब मारा, लेकिन क्यों मारा ये तुम्हें मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं काफी परेशान हूँ। बचपन से ही बहुत ज्यादा सपने मुझे सताते हैं, अभी भी मैं बचपन में हूँ और जिंदगी भर मुझे ये बातें खाती रहेंगी। मैं इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ। दोस्तों, एक विश्वास के साथ जब इतनी बड़ी बातें एक लड़की कर रही थी तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो था। क्या किया था उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ, और जो लड़की जीवित है वो ये क्यों कह रही है कि मुझे मारा है? अब आप समझ तो चुके हुए होंगे, क्योंकि रोज आप मुझसे रूबरू होते हैं, रोज आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको गांव का नाम भी बताऊंगी, सन भी बताऊंगी, और मैं आज इस बात से बहुत हैरान हूं। जो इस लड़की का जवाब होता है, जो ये लड़की कहती है, उस बात से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मैं सोच में हूं कि ऐसा हो जाता है। कहा गया है कि 1,84 योनियों में आपको भ्रमण करना होगा आपके कर्म के अनुसार, लेकिन 1,84 योनियों में से कोई जीव इंसान का जन्म लेकर और ये कहे कि मैं पिछले जन्म में एक जीव था, फिर आप सावधान हो जाइए। जो आप पका पका कर खाते हैं ना, आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भले ही मैं आपको अपना परिवार, मेरे आप परिवार हो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, मेरा परिवार होते हुए भी आप ऐसा करते हो, तो एक भगवान के बल से आपसे मैं कह रही हूं कि आप गलत करते हो, चाहे आपको मेरी बातें बुरी लग जाएं। क्योंकि एक जीव ने आज इंसान का जन्म लिया और उसने उन बातों से पर्दा हटाए जो बातें शायद हमारी समझ से परे थी, लेकिन आज से पहले का जो युग था उनको ये सभी बातें सत्य थी, उनको पता था। दोस्तों, कहते हैं हम साइंस का डमरू बजाते हैं। आज के जो हम बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी है तो वो मुझे बहुत सारी चीजें स्कूल से आकर कहती है कि मम्मी ऐसी चीज साइंस के हिसाब से हम हर एक सेकंड गर्ल साइंस का सहारा लेते हैं। मुझे ये बात भाई बहुत खटकी कि मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरी बेटी मुझसे कह रही है कि मम्मी साइंस, हर पल साइंस का हम सहारा लेते हैं। तो मैंने आज अपनी बेटी को समझाया कि मैंने कहा बेटा, जो साइंस सीख रही है, जिन चीजों की खोज कर रही है, आपके जो बुजुर्ग रहे हैं ना, जो पहले आपके दादा परदादा रहे, जो हमारे यो वैद्यनाथ है, जो हमारी चीजें हैं, संस्कृति है, ये सारी चीजें थी। लेकिन क्या करें, कुछ बुरा बखत लगा लो या बुरा वक्त लगा लो, एक गांव की भाषा में और एक आपको शहर की भाषा में, कुछ भी लगा लो। जो हमारी जो चीजें थी, जो हमारे प्रमाण थे, जिन चीजों को हमने तय करके रखा था, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी सहूलियत के लिए पहले से ही तैयार कर रखी थी, उन चीजों के साक्ष्य मिटा दिए गए केवल अपने आप को साबित करने में। दोस्तों, मुझे एक चीज से बहुत ज्यादा गुरेज है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं, लिखा हुआ है और बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भाई, इस बात को सिरे से आप लोगों को खंडन करना होगा। वास्को डी गामा ने केवल समंदर के जरिए हमारे देश को जाना था। उससे पहले हमारे देश का कितना बड़ा इतिहास है। क्या खोज की थी भाई? उसने लूटने के लिए आए थे। उन्होंने क्या कम कसर छोड़ी थी हमारे साथ में? और क्या उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था कि वास्को डी गामा की खोज मतलब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? क्या पढ़ाना चाहते हो आप?
आप ये पढ़ाना चाहते हो कि उससे पहले भारत अस्तित्व में नहीं था? मुझे इस बात से बहुत जलन होती है और बहुत बुरा लगता है। हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे जो वेद ज्ञान जो सब कुछ था, सबको खंडन कर दिया और ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आते हैं। वास्को डी गामा नहीं, उसने हमारे भारत की खोज नहीं की। हमारा भारत समृद्ध था, बहुत बहुत कुछ था। उसने तो केवल ये खोज की थी कि एक सोने की चिड़िया वाला देश है और एक ऐसा भी देश है जहां पर हीरे मोती गहने जवाहरात, क्योंकि हमने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है और जाना है और हमने उन लोगों की मंशा भी जानी है। अगर आज के बाद आपको कोई मैसेज करे ना कि वास्को डी गामा ने हमारे भारत की खोज की थी, भाई उसने हमारे भारत की खोज नहीं की थी। हमारे भारत पर पहले मतलब यहाँ पर क्या जानवर रहते थे? उसने खोज की है तो यहाँ पर इंसान नहीं रहते थे? अपने कागजों में लिखकर और हमारे स्कूलों में ये चीजें बढ़ावा दे दी, क्यों दे दी? क्यों? ये हमारे ही लोगों की कमी है। मुझे इस चीज बात से बहुत जलन है, सच में ही मुझे बहुत बुरा लगता है कि कौन होता है वास्को डी गामा जो हमारे भारत की खोज करने वाला है। हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है, इसे कोई कैसे खोज सकता है? यहाँ की भूमि, यहाँ की धरती में तो वो ताकत है कि मिट्टी से ही बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। आज क्यों और देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं? क्यों क्यों गुरुकुल विदेशों में खोलकर वो अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं? क्यों? इस क्यों को जानिए, इस क्यों की तह तक जाइए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हो। आपके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसको अखंड भारत कहा जाता था, जो अखंड भारत था, लेकिन आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। केवल किस वजह से? क्योंकि हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि किसी पर अत्याचार नहीं। भारत एक लौता ऐसा देश है जिसकी सीमाएं हमेशा दुखी और परेशान लोगों के लिए खुली रहती हैं। वो हर देश के दुखी, और कहते हैं ना कि देश से धुतकार दिया गया। आपको एक दिन ऐसी जानकारी दूंगी सारी चीजों के बारे में। हमारा देश उन्हें खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है, कुछ दिन वो यहाँ पर खाते हैं, पनपते हैं और उसके बाद इस देश के ही खिलाफ बोलने के वो काबिल हो जाते हैं। इस देश में रहते हुए, शरणार्थी बनते हुए वो इस देश के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हैं। तो भाई मैं तो इस बात का बिल्कुल खंडन करती हूँ कि वास्को डी गामा था जो भी था अपने लिए था, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, क्या हुआ, कैसे किया, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारा देश संपूर्ण था, अखंड था और हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई वास्को डी गामा आया और हमारे देश की उसने खोज की। क्या हमारे भारत में उस समय पेड़ लगे हुए थे? क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते थे जो वो खोज करने वाला बन गया? नहीं, मैं सिरे से इस बात को खंडन करती हूँ। लेकिन चलिए, मैं इस बातों पर कितना बहस करूं, मैं फिर भावनाओं में बह जाती हूँ और बहुत कुछ कह जाती हूँ। और आप लोग भी कहते हैं कि वीडियो को बहुत लंबा खींच देती हैं। तो चलिए, मेरी सोच है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैंने किसी से लिया नहीं है और किसी मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ बनावटी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे देश के बारे में कोई ऐसा कहे तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूं, उससे भी आपको अपने अखंड भारत के ऊपर गर्व होगा कि यहाँ पर कौन सी संस्कृति है। दोस्तों, देश और विदेश में सब कुछ चल रहा है लेकिन लोग मौन हैं। तो चलिए, आपको चलना होगा उत्तर प्रदेश के डाकोर गांव में। उत्तर प्रदेश के डाकोर गांव में 5 दिसंबर 1905 को एक लड़की का जन्म होता है। ये लड़की आंखों से बहुत खूबसूरत थी। नीली इसकी आंखें होती हैं, लेकिन इसके शरीर पर निशान होते हैं। निशान थे कि मानो किसी ने लाठी से इसको बहुत जोर से पीटा हो। इसकी गर्दन पर ऐसा निशान था कि जैसे यहाँ एक गड्ढा सा बना हुआ था कि किसी ने लाठी रखकर उसको दबा दिया हो। तो माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर इतने नहीं रहते हैं क्योंकि देश की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं थी। आप लोग भी जानकार हैं और मैं भी जानती हूँ इस बात को। 1905 की बात होती है, ये लड़की पैदा होती है। पैदा होने के बाद ये लड़की वर्मा परिवार में पैदा होती है, सक्षम परिवार में पैदा होती है।
लड़की के लिए डॉक्टर को ढूंढा जाता है। वैद्य जी इसे कहते हैं कि कुछ दिन बाद अगर देख लो ये निशान ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना उसके बाद इनका इलाज चलाएंगे, क्योंकि नवजात शिशु है, अभी इसको क्या दे सकते हैं। दोस्तों, जब इस लड़की के लिए पंडित को बुलाया जाता है तो पंडित इसकी कुंडली को देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वो घर वालों को एक संकेत देते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी 1,84 योनियों से निकल कर आई है, इनका पिछला जन्म सर्प का था। इतनी हिंट तो यहाँ पर पंडित जी दे देते हैं। इतने सक्षम पंडित हमारे हैं, जिन ग्रहों को ये लोग छानबीन करते हैं वो तो हमारी पत्राओं में लिखी पड़ी हैं। कितना गर्व करोगे अपने देश पर, उतना ही कम है। अब इस लड़की का नाम मंजना रखा जाता है। मंजना आंखों से बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर लगा करती और इसकी देह में एक अलग ही चमक थी। मंजना धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन मंजना जब सोती है तो बहुत जोर से डरपा करती, बबक जाया करती, चिल्लाया करती। बहुत कुछ ऐसा चल रहा था, ये रोती भी बहुत है। ये धीरे धीरे 1 साल की होती है, पग भरने लगती है और इसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही थी। अब 1 साल का बच्चा चलने भी लगता है, बैठने भी लगता है। दोस्तों, ये अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी, तभी इसके पास एक सांप आता है। आपने कभी सुना हो तो ये सांप को अपने हाथ से उठा लेती है। अब बच्चा था, बच्चा नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर एक बात हैरान करने वाली थी, उस सांप ने इस बच्ची को नहीं डसा। वो सांप इसके लपेटा लेता है और सोचकर भी बहुत डर सा लग रहा है और लेकर वो चलने लगता है, लेकिन माँ देखकर घबरा जाती है। दोस्तों, उस सांप को मार दिया जाता है, क्योंकि सांप को देखते ही बहुत लोग मार देते हैं, बहुत लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं। तो ये लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगती है जब उस सांप को मारा जाता है और अपनी माँ के बाल पाड़ लेती है, मतलब बालों को उखाड़ लेती है। ऐसे रोती है कि ये करीबन 2 से 3 घंटे तक रोती रहती है। धीरे धीरे और बड़ी होती है, बोलना सीखती है। बोलते वक्त ये लड़की बोलती रहती है और बड़ी होती है। उसके बाद ये 3 साल की होती है। 3 साल की जब ये होती है तो इसको एक कला बहुत अच्छी थी कि इसे सांप बहुत पसंद थे। घर वाले कहते हैं कि दुनिया जो औरों के बच्चे हैं खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन इसे तो सांप पसंद है। ये किसी भी चीज को देखा करती तो उसे बहुत स्नेह से देखा करती। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कभी केचुए आ जाया करते तो ये लड़की उन्हें भी बहुत अच्छे से सहेज से, मतलब कहते हैं ना कि हमें तो बहुत डर लगता है, घिन आती है और एकदम देखकर अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मंजना थी ये इन्हें बहुत पसंद करती है, किसी को मारने नहीं देती है। एक तरीके से वर्मा जो परिवार था वो सोचता है कि हमारी बेटी के जीवों के प्रति हमारी बेटी मतलब बहुत ही ज्यादा एक नरम दिल की है, तो इस बात से परिवार खुश होता है। लेकिन ये लड़की जब बोलती है तो ये कहती है कि मैं तो सांप हूं। अब बच्चे यहाँ पर इस बच्चों को डराती है, कभी जीव निकालती है, कभी कुछ करती है, बच्चों को डराती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी सच में ही इसकी काया। जब ये थोड़ी सी और बड़ी होती है तो इसके बाद अब ये घर वालों से 5 साल की उम्र में कहने लगती है कि मैं सांप थी, पिछले जन्म में मैं नागिन थी, मतलब सांपिन और जो नागिन थी, और मैं फन वाली नागिन थी। मुझे एक किसान ने मारा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि वो किसान कौन था। दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे इसकी याददाश्त पिछले जन्म की आ रही थी, जब ये घर वालों के सामने इस बात को रखती है तो घर वाले उस पल को याद करते हैं जब पंडित जी इसका नामकरण कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी योनियों से होकर गुजर कर आई है और ये पिछले जन्म में सर्प थी, लेकिन पंडित ने ये नहीं बताया था कि ये नागिन थी। अब ये लड़की बहुत ज्यादा सभी बातों को करने लगती है, कहती है कि मुझे उस इंसान से ये पूछना है कि भाई तुमने मुझे क्यों मारा था, मेरा क्या कसूर था। और कुछ 2-4 महीने निकलते हैं, जब ये 6ठी साल में चलती है तो अब ये बहुत ज्यादा विरोध करने लगती है, क्योंकि अब ये कहती है कि मुझे तो राजस्थान जाना है, मम्मी पापा मुझे राजस्थान जाना है और मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अब यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि बेटी तू राजस्थान कहाँ जाएगी, क्या बात कर रही है। तो यहाँ पर ये किसी की भी बात को नहीं मानती है, रोती है, विलाप करती है। घर वाले कहते हैं कि भला कोई सांप भी इंसान का जन्म लेता है। घर वाले इसको बाबाओं के पास ले जाते हैं, कोई गंडा कराते हैं, ताबीज बनवाते हैं, कोई भभूति देता है, बहुत कुछ इसके साथ किया जाता है, लेकिन ये लड़की किसी भी चीज से अपने आप को नहीं रोकती है। यहाँ पर फिर इसको दिमाग के डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है, क्योंकि परिवार में पैसों की कमी नहीं होती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं जिससे ये लड़की सोती ही रहती है, हमेशा सोती रहती है।
तो यहाँ पर घर वाले सोचते हैं कि अब हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कहती है कि देखो तुम लोग मुझे कितनी भी दवाई दिलवा लो, लेकिन जब तक मैं उस व्यक्ति से नहीं मिलूंगी जिसने मुझे मारा है तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम जल्दी उस व्यक्ति से मुझे मिलाओ वरना वो व्यक्ति मर जाएगा, बुजुर्ग हो रहा है। अब घर वाले और भी हैरान, तो वो कहते हैं कि राजस्थान तो बहुत बड़ा है, हम तुम्हें कहाँ लेकर जाएं। तो ये कहती है खेजड़ल गांव है, मुझे उस खेजड़ल गांव में जाना है, वहां पर जो बाजरा है वो बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की जब 1911 की बात हो जाती है, 11 में हो मतलब 6 साल की थी ना, तो ये खेजड़ा गांव का जिक्र करती है। तो पिता इस गांव की जानकारी निकालता है क्योंकि डॉक्टर वैद्य सब कुछ देख लिए थे, लेकिन लड़की कहती है कि तुम्हें मेरी गर्दन पर निशान नहीं दिख रहा। खेजड़ल गांव में एक किसान है और उस किसान ने अपने खेतों में काम करते वक्त मुझे लाठी से बेमतलब की मार दिया, जबकि मैं एक मेंढ जो होती है उस पर ठंडी रेत में पड़ी हुई थी और मैं भाग भी नहीं पाती हूँ, और सीधा उसने लठ मेरी गर्दन पर चलाया था। ये जो निशान है ये उसी का दिया हुआ निशान है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मुझ पर इतना अत्याचार क्यों, जब मेरा कोई कसूर नहीं था। दोस्तों ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। गांव के लोग कि हाय रे ऐसा कैसे हो गया, एक लड़की ने और नागिन ने इंसान का जन्म लिया है, तभी तो हम कहते थे कि इसकी आंखें नीली हैं, इसका शरीर चमकीला है, और ये इतनी सुंदर काया से कैसे पैदा हो सकती है। अब घर वाले इंतजाम करते हैं। उस समय आपको पता है कि जो बैल होते थे, बैलगाड़ी बहुत ज्यादा चला करती थी, बैलगाड़ियों से ये वहां से चलते हैं, काफी वक्त लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये इस खेजड़ गांव को ढूंढ लेते हैं। खेजड़ गांव को ढूंढते ही ये लड़की वहां उस खेतों पर जाती है। गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जब ये वहां स्थान पर जाती है जहां इसकी मृत्यु होती है, उसे ये नहीं पता था कि गांव में उसका घर कहाँ पर है, लेकिन उसे ये तो पता था कि मुझे किस खेत पर मारा गया है। वहां पर जाकर ये लड़की खड़ी हो जाती है और गांव के कुछ लोग इसके पिता के साथ होते हैं। तो वो कहती है कि इस खेत का मालिक कौन है, जो फिलहाल बुजुर्ग होगा, उम्र के अंदाजन बस। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि इसका मालिक तो फलाना व्यक्ति है, घर पर पड़ा हुआ है। अब तो उनके बेटे खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पर ज्यादा चीजें तो होती नहीं है। यहाँ पर मौसम के ऊपर, बरसात के ऊपर आधारित होता है कि कितना यहाँ पर काम होगा, कितनी फसल पैदा होगी, क्योंकि पानी की व्यवस्था इतनी नहीं थी। तो उसके घर इस लड़की को ले जाया जाता है। तो वो व्यक्ति बिस्तर पर सोया हुआ था। तो ये 6 साल की लड़की जिसका नाम मंजना होता है, वो कहती है कि सोया हुआ क्यों है, बैठा हो जा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है, एकदम हैरान हो जाता है, और वो कहती है, सीधा ही कहती है, गांव के घने लोग खड़े हुए होते हैं, ज्यादा आबादी तो गांव की होती नहीं है। तो वो व्यक्ति हैरान, एक पूरा गांव, मेरे घर में क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहता है कि ओ बाबली, मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, तुम कौन हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही हो, गांव के लोग क्या कहेंगे। तो गांव के लोगों में एक शंका होती है कि भाई इसने कब में मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला, और तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ और तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ये लड़की बहुत गुस्से में हो जाती है, 6 साल की। तो गांव वाले बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं कि अरे तुमने तो बहुत बुरा किया, ये बच्ची दोबारा, क्योंकि उस टाइम पर पुनर्जन्म को बहुत माना जाता था। अब वो व्यक्ति सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि भैया मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मारा, मैं अपने बच्चों पर ही हाथ नहीं उठाता हूँ, ये लड़की क्या कह रही है। तो वो लड़की जब वो बात करती है, गांव के सामने रखती है, तो गांव वाले जो एकदम से परेशान और विचलित और गुस्से में होते हैं, वो सभी ठंडे हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं पिछले जन्म में सांप का जन्म था मेरा, नागिन थी मैं, और इसने अपने खेत में मुझे मारा। बता तुमने उस दिन एक नाग को मारा था कि नहीं मारा था। बोला कि हाँ मैंने मारा तो जरूर था, और गर्दन पे मारा था। तो वो लड़की अपनी गर्दन दिखाती है कि बन की देखो, तुमने मुझे यहाँ पर मारा है। अब ये व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि बेटी मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरा जन्म ले लोगी। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महिलाएं मुंह से मुंह मिलाकर बात करती, करे ऐसा भी हो जाता है क्या। अब लोगों की श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगती है कि भगवान की जो किताबें हैं, जो हमारे किताबें हैं, उनमें सब कुछ सही लिखा है, पुनर्जन्म होता है, और एक ऊर्जा कभी मरती नहीं है, एक आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर और अमर है। दोस्तों इन सारी चीजों को जानकर पूरे गांव में एक हल्ला सा मच जाता है। सभी सोचते हैं कि हमने तो फलाने दिन सांप को मारा, हमने उस चीज को मारा, तो वो भी ऐसे ही। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि जरूरी नहीं है कि सभी का जन्म आए, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं था,
मैं इसकी तरफ भागी भी नहीं थी, मैं मेंढे पर ठंडी रेत में आराम कर रही थी। उसने यहाँ तक बात किया। अब आप लोग भी सोचकर मजबूर हो रहे होंगे कि आप क्या बातें कर रही हैं, लेकिन दोस्तों इस सत्यता पर रखी हुई एक सच्ची घटना है, मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जिन चीजों को शायद कोई भी साझा नहीं करता है, बताता नहीं है, और हमारी जो पीढ़ियां हैं, दर पीढ़ियां इन चीजों से दूर होती हुई जा रही हैं। इनको अज्ञानता का नाम दिया जाता है, जबकि ये चीजें सत्य होती हैं। अगर ये चीजें सत्य नहीं होती तो 184 योनियों का जिक्र नहीं होता ना। ये चीजें अगर सत्य नहीं होती तो जो हमारी जितनी भी चीजों के बारे में व्रज परिक्रमा जो कृष्ण भगवान ने बनाई है, उसे एक बार जो कर लेता है तो वो कहते हैं कि वो इन सभी चीजों में नहीं जाते हैं। उस लड़की को ये व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने मारा तो था और मुझे ये नहीं पता था कि वो सांप था कि सांपिन थी। लेकिन वो कहती है कि एक काम तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे बहुत श्रद्धा पूर्वक जलाया। उस व्यक्ति ने सफेद कपड़ा डालकर उस सांपिन के ऊपर और उसे अग्नि में विलीन किया था। हमारी एक परंपरा है कि जो सर्प होते हैं उन्हें ऐसे ही मारकर नहीं डाला जाता है। हालांकि अब तो लोग डाल देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको जानकारी दूं और अच्छी लगे तो इस बात पर जरूर गौर देना कि अगर कोई सर्प आपको मरा हुआ मिल जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उसे आपको अंतिम संस्कार करना चाहिए उसका, ये उनके लिए लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अब गुस्से से इसकी गर्दन को पकड़ लेती है, कहती है कि मैं भी तुझसे बदला लूंगी। 6 साल की बच्ची थी। इसके माँ बाप इसको पकड़ते हैं और समझाते हैं कि बेटी इसे थोड़े ही पता था, अब एक जहरीला जीव है, इसने मार दिया। कितने लोग मारते हैं। उसको संसार के बारे में लड़की को ज्यादा ज्ञान भी होता है। जब सब कुछ बताया जाता है तो कहते हैं कि बेटी तुम्हारा जन्म तो हो गया। ये व्यक्ति इसके पैर पकड़कर क्षमा मांगता है, कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा और तुम दूसरा जन्म लोगी, या मैं कोई गलती कर रहा हूं। उस दिन से वो व्यक्ति भगवान का नाम जपने लगता है। दोस्तों इसके बाद ये जो लड़की है अपनी इच्छा से जब जवान होती है तो इसी खेजलर गांव में शादी रचाती है। ये बहुत खूबसूरत थी, एक सक्षम परिवार में आती है और इसकी शादी होने के बाद ये बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से बिताती है। लेकिन एक चीज इसको हमेशा परेशान करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सभी जीव जंतुओं के लिए सोचे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी कभी कोई गलती नहीं होती, तब भी हम उसे इस दुनिया से दूर भेज देते हैं। चलो ये तो हो गया जहरीला जीव, लेकिन जो जहरीले नहीं है, शुद्ध शाकाहारी हैं, बकरी हुई, बकरा हुआ, मुर्गी हुई, मुर्गा हुआ, पशु हुए, इन सब के ऊपर कौन सा अत्याचार किया जा रहा है। जो इनका कोई कसूर ही नहीं है, वो सब कुछ इनके ऊपर किया जाता है केवल एक पेट के लिए। वो भी तब किया जा रहा है जब खाने की बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत कुछ खा सकते हो। फल, आप रोज एक फल खाओ तो काफी दिन तक आप एक एक फल खाओगे ना, एक एक वैरायटी का, वो बहुत दिन चलेंगे। ड्राई फ्रूट, आप रोज एक एक चीज खाओगे, जब करीबन 2-3 महीने में उन सभी चीजों का स्वाद ले पाओगे। यहाँ पर अनाज, बाजरा, दालें, कितनी सारी चीजें हैं। मैं कितनी गिनने बैठूं, फिर भी लोग उन चीजों को खाते हैं जिनके अंदर जान होती है, जिनके चेहरे बहुत मासूम होते हैं। वो शायद इसी उम्मीद से इंसानों से कहते हैं कि शायद हमें ये प्यार से रखेंगे। उनकी प्रकृति को हमने छीना है। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी संख्या घटती जा रही है। जंगलों को काट दिया। एक बहुत बड़ी घटना अभी यहाँ पर जो आई थी हैदराबाद से। तो दोस्तों मैं क्या कहूँ आप लोगों से, अब उन लोगों को बुरा लग जाएगा जो लोग मांसाहार हैं। भाई हम तो बिल्कुल भी अंडे तक को भी हाथ नहीं लगाते हैं। बचपन से ही हमारा जो पूरा खानदान है बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता है। हम सब चीज़ों से दूर रहते हैं। हमारे घर में कभी भी अंडे, ऐसी चीजें कभी भी नहीं आती हैं। हम बिल्कुल बहुत दूर रहते हैं इन चीजों से। अच्छा, बहुत लोग तर्क देते हैं कि अंडे शुद्ध शाकाहारी होते हैं। नहीं होते, मांसाहार होते हैं। आप एक मुर्गी के गर्भ को खा रहे हो। पता है आपको, हमारे पेट के अंदर जो बच्चा पलता है वो संपूर्ण होकर पैदा होता है, लेकिन एक मुर्गी अपने गर्भ को बाहर रखती है, उसे सेकती है। जब वो बच्चा उसमें विकसित होता है तो आप एक गर्भ को खा रहे हो। जिस गर्भ से आप निकले हो, जिसमें आपकी रचना हुई है, आप बड़े हुए हैं, आप उस गर्भ को खा रहे हो और फिर भी ये कहते हो कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भोगोगे, सब भोगेंगे। हम गलत हैं तो हम भी भोगेंगे, आप गलत हैं तो आप भी भोगेंगे। दोस्तों इन चीजों से प्रेरणा लेना, इस कहानी से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है।
क्या प्रेरणा है पता है आपको? इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, जो लोग कहते हैं ना कि जीव जीव ही बनेंगे, वो कभी इंसान नहीं बनेंगे। तो शायद भगवान ने आप लोगों के सामने एक कहते हैं ना कि एक चैप्टर रखा है, एक पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए तैयार किया है और बताया है कि जो जीव है वो एक दिन इंसान बनेंगे और वो भी तुमसे बदले के हकदारी बनेंगे। तो सोच समझकर अपने कर्मों को बढ़ावा देना। दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगी जितना मुझसे कहा जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमसे कमेंट करते हैं और बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट होते हैं, जो मेरा परिवार है और जो बहुत ही ज्यादा कमेंट करता है। पहला नाम मनोज, दूसरा नाम सुनीता यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। परसोत्तम भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मनोज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुशीला देवी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से माँ जैसा प्यार करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई भी बड़े भाई की तरह बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। नरेश चंद्र त्यागी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े भाई की तरह संबोधित करते हैं। सुमी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुमी तारा जी आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्रेरणादायक, बहुत अच्छे कमेंट और बहुत ही प्रेरणा देती हैं। उर्मिला खड़का बहुत प्यारे बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। आरती कुमारी हमारी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राहुल सिंह बहुत अच्छे भाई हैं हमारे और बहुत ही हमें कहते हैं ना कि हर वक्त इनका कमेंट भी रेगुलर आता है। जितने भी अब तक नाम लिए हैं, मनोज, सुनीता, परसोत्तम, सभी रेगुलर कमेंट करते हैं। राहुल सिंह भी रेगुलर कमेंट करते हैं। राजकुमार भाई भी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। साधना हरपाल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजा सिंह ठाकुर जी भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं ये, और इनके रेगुलर कमेंट आते हैं। अनिल शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शिव कुमार शुक्ला बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नीता कुंतल जो कि हमारी बहन मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। नरेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई जी आपका। जन्मदिन यहाँ पर बेटी सौम्या जो अनिल साक्य भाई हैं उनकी बेटी हैं, जिनका नाम सौम्या है और उनका आज जन्मदिन है। बेटी सौम्या आपके जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाई हो। आपकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, आप जिंदगी में तरक्की करें, अपने पिता का नाम रोशन करें। अपनी माँ को और पिता को कभी दुख मत देना, कभी भी अपने माँ बाप का सिर झुकने मत देना। मेरी बेटी हमेशा खुश रहना और हमेशा अपने आसपास खुशियां बखेरते रहना। अपने पिता को इतना खुश रखना कि वो जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, वो इन सारी चीजों को भूल जाएं और सोचें कि मैंने अच्छा और एक बेहतरीन संघर्ष किया है, जो मेरी बेटियों ने मेरा इतना साथ दिया है। खुशी और सौम्या, चंदा आपकी माँ है और यहाँ पर आपके पिता का नाम अनिल साक्या है, फरीदाबाद से आप हो। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश और तरक्की और जिंदगी आपकी बहुत ही प्यारी हो। बेटी सौम्या आपकी उम्र का मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पिता की बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, कहा था कि मेरी बेटी को जरूर विश करना, तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद है और बहुत सारा प्यार है। आप हमेशा खुश रहा करो, अपने परिवार को खुश रखा करो, अच्छी पढ़ाई किया करो, माँ बाप का नाम रोशन करना। अनिल भाई जी आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और आपकी बेटी को ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। और मेरे जो परिवार के हिस्सा हैं जो मेरी बातें सुन रहे हो, वो भी सौम्या को जन्मदिन की बधाई जरूर देते हुए जाना, क्योंकि जिंदगी घट तो रही है लेकिन आगे कुछ पाने के लिए। तो चलिए बेटी, आप अपना बर्थडे मनाइए, केक वेक मंगाइए और हमें भी बहुत खुशी होगी आपके जन्मदिन की बारे में बातें कर कर। मीनाक्षी वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। सुभाष जाखड़ बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, सुभाष जाखड़ हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं सुभाष जाखड़ के भी, मीनाक्षी बहन के भी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। आशा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है हमारी। लूना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट करते हैं। कांति बाई कहती हैं कि बहुत ही बेटी जैसा प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे से बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा पांडे। यहाँ पर शकुंतला बहन हमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। श्रद्धा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद।
मीनू मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मिश्रा। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मीनू मिश्रा बहन भी हमसे रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, प्रेरणादायक होते हैं और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीता देवी, कल भी आपका नाम लिया था, आपकी शिकायत थी आप मेरा नाम नहीं लेती हो, आपके मैं बहुत आपके नाम लेती हूँ। यहाँ पर बबीता सिंह हमारी बहन जो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। सीता देवी के भी रेगुलर कमेंट आते हैं। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। माइकल डिसूजा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप भी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। गुरुचरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण सिंह भाई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। शरयू बाला बहन, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं, बहुत अच्छा प्यार देती हैं। सरयू वाला बहन एक बड़ी बहन की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काजल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद काजल सिंह जी, आपका आज पहली बार नाम लिया है। यहाँ पर सिकंदर सिंह भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। रामायण कुशवाहा जो रेगुलर सबसे पहला कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप कैसे हो। रूप सिंह, रामायण कुशवाहा भाई हमने हमेशा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रूप सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शायद मैंने पहली बार कमेंट में नाम लिया है। राकेश कश्यप, बहुत दिन से पहले से ही जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे राकेश भाई, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। रेणु शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। जियान जैन पहली बार मैंने नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपका कमेंट था। पूनम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम शर्मा, आपके भी कमेंट रेगुलर आते हैं। यहाँ पर हमारी नीता कुंतल बहन जो मथुरा से हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो हमारी बहन है ललिता बहन जो कि हरियाणा से हैं, उनके कमेंट भी बहुत अच्छे लगते हैं। मंजू चौधरी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे कई भाई हैं, एक भाई हमारे जो दिल्ली से हैं, उनका नाम, उनके बेटे का नाम उनकी आईडी पर है, उनको हमने एक दिन विश किया। एक हमारी बहन है पीहू हेला, जो काफी दिनों से मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ पर हो पीहू हेला, आपको मिस कर रहे हैं और आपके कमेंट अब आते नहीं हैं, क्या हुआ है, कोई परेशानी तो नहीं है। पीहू हेला बहन कैसी हो आप, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में ये तो बता देना कि आप ठीक ठाक हो, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। दूसरा नाम दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक ऐश्वर्या बहन है। ऐश्वर्या बहन बहुत दिनों से बहुत भारी मुसीबत में है, उनका नाम लेना जरूरी है। दो ऐश्वर्या बहन है, एक बहन हमारी जो बहुत मुसीबत से जूझ रही हैं, उनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें और भाई हैं जो रह जाते हैं, जिनके नाम मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नाम हो जाते हैं, लेकिन जितना भी मुझसे होता है उतने में मुझे थोड़ी सी शाबाशी दिया करो कि मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। और मुझे जब आप लोगों की शाबाशी मिलती है ना तो बहुत खुशी होती है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।